हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव वर्मा। हम लोग आज RTS 2 का सलूशन देखेंगे। इस सलूशन में हम लोगों ने वेक्टर मतलब हमने आपको जो सिलेबस दिया था वो वेक्टर का था। वेक्टर इसलिए अलग से टेस्ट में रखा है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्प करता है आपको पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसका टेस्ट अलग से रखा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो उसी टाइप के दिए हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत कहीं ना कहीं फिजिक्स में पड़ती रहती है। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे हैं, उसी हिसाब से पेपर बना है। तो आप लोग पेपर को ढंग से अटेम्प्ट आप टेस्ट दे ही चुके हैं। अब घर पे दोबारा सोल्यूशन जब देख रहे हैं तो प्रॉपरली देखिए, जहां पर आपको क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं किया था या कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था वो उसके अलग से नोट्स बनाइए। हर टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के नोट्स होने चाहिए आपके पास। सोल्यूशन उतारना नहीं है, जो आपने सोल्यूशन से नई बात अगर कोई सीखी कॉन्सेप्ट तो वो लिख लेना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सफिशिएंट एंड इसेंशियल फॉर ए क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। कह रहे हैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए जरूरी कंडीशंस क्या हैं। तो हमें पता है क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर के लॉज फॉलो होने चाहिए, वेक्टर के लॉज के हिसाब से वो ऐड होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। पहले ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करी गई तो ये सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड की बात की गई है, डायरेक्शन की बात ही नहीं करेगी। साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से होंगे। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मतलब है सिंपल जोड़ना घटाना। जैसे बचपन से आप जोड़ते घटाते आए, 5 में 4 जोड़ना है 9 हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 20 हो गया। तो जैसे सिंपल जोड़ना घटाना जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा या स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो कह रहे हैं यहां पर स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की गई। वेक्टर में स्केलर एडिशन होता ही नहीं, वेक्टर के लिए अलग नियम बने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी के हिसाब से वेक्टर मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे में लिखा है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर लॉज होने चाहिए। ये एकदम सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, सही आंसर होगा 3। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। कह रहे हैं वेक्टर का एडिशन जो है वो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से होना चाहिए। जहां ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा लिखा है मतलब स्केलर एडिशन, और वेक्टर में स्केलर एडिशन कभी नहीं होगा। तो इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा ओनली थर्ड। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है कौन से स्टेटमेंट सही कौन से गलत है वो पता लगाना है। पहला वाला है, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल पाई अबाउट इट्स टेल इट बिकम्स -a। कह रहे हैं अगर किसी वेक्टर को उसके टेल के अबाउट पाई से, पाई यानी 180 डिग्री से घुमा दें तो वो माइनस में हो जाता है वेक्टर। हमें पता है कि वेक्टर माइनस कब होता है, अगर आगे की तरफ ये वेक्टर प्लस है तो जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये माइनस हो जाए, यानी वेक्टर को पलट देने पर वो नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं वेक्टर को पाई एंगल से घुमाया गया। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है, आधा सर्किल घूमा। 2 पाई से घुमाया जाए तो पूरा सर्किल घूमा। तो पूरे सर्किल में हम 2 पाई से घूमेंगे, आधे सर्किल में हम पाई से घूमेंगे। तो जैसे वेक्टर ऐसे था, अब पाई से घुमाया गया मतलब यहां तक लाए तो 90 डिग्री घूमे और यहां आ गए तो 180 घूम गए। तो पाई से घूमने का मतलब है ऐसे से ऐसे हो गए। बताओ वेक्टर उल्टा हो गया, पहले इस तरफ था आपके हिसाब से, मतलब पहले वेक्टर इस तरफ था और बाद में ऐसे हो गया। तो 180 डिग्री से वेक्टर घूमा तो उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया तो साइन माइनस हो जाएगा। तो -a, वेक्टर a -a में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेटमेंट में, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 16 पाई रेडियन। अब 16 पाई रेडियन में कह रहे हैं इससे घुमाया गया वेक्टर को। हमें पता है कि एक राउंड में 2 पाई रेडियन होते हैं, एक पूरे राउंड में, एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन बनते हैं। आधे सर्किल में पाई रेडियन होते हैं, पूरे में 2 पाई। तो एक राउंड जब हम घुमाएंगे वेक्टर, मान लो ऐसे था, देखो ऐसे था, यहां से ऐसे ले गए, आधा राउंड हुआ, पाई रेडियन हुआ, और फिर ऐसे से वापस घुमाकर ऐसे ले आए, एक राउंड हो गया। मतलब एक राउंड के बाद वेक्टर जहां था वहीं आ गया। भाई आधे राउंड में उल्टा हुआ और अगले आधे राउंड में लौट के फिर वैसे हो गया जैसे था।
यानी एक राउंड में वेक्टर जहां था वहीं लौट आया। ये बात समझ में आती है? यानी एक बात हम समझ गए, एक राउंड से घुमाने के बाद ना तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। कोई वेक्टर चेंज कब करता है? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। एक राउंड से घुमाने के बाद वेक्टर वहीं आ जाएगा जहां पहले था, तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अच्छा, यहां 16 पाई रेडियन घुमाया गया है। एक राउंड में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 16 पाई रेडियन में कितने राउंड्स हो जाएंगे? 8। एक राउंड में अगर 2 पाई रेडियन होते हैं तो 16 पाई रेडियन में कितने राउंड्स होंगे? 8। कैसे? एक राउंड 2 पाई, तो 4 पाई होगा 2 राउंड, 2 राउंड में 4 पाई, डबल कर दो तो 4 राउंड में 8 पाई, फिर डबल कर दो तो 8 राउंड में 16 पाई। तो 8 राउंड में 16 पाई घूमेगा, तो 16 पाई रेडियन मतलब 8 राउंड घुमा, और 8 राउंड घुमा तो जहां था लौट के वहीं आ जाएगा। पूरा राउंड घूमने के बाद लौट के वहीं आएगा जहां था, ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा, यानी वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो वेक्टर डज नॉट चेंज, ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। इसमें आपसे कह रहे हैं मैच करिए, डायग्राम बने, किससे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। मैचिंग में आपको पता है क्लोज सर्किल है, क्लोज डायग्राम बने हैं, तो हम लोग क्लोज सर्किल में क्या करते हैं? क्लोज फिगर में हम लोग किरचॉफ लॉ लगा कर लिख लेते हैं। इसमें लगाते हैं, मान लो ए से चलना शुरू करते हैं, ए से चलना शुरू करते हैं, ये ए पॉइंट ले लिया हम, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आगे गए प्लस सी, वापस लौटे माइनस बी, फिर आगे गए ए में प्लस ए इक्वल टू 0। ये सब तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा सबको, क्लास में खूब प्रैक्टिस करी इसकी हम लोगों ने। तो c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरे में यहां से चले, फिर क्लॉकवाइज चलें, जैसे ही मन चाहे वैसे चलो, हम सब में एक जैसा चल रहे हैं। तो यहां से शुरू किया, c के उल्टा गए तो माइनस सी, b के उल्टा गए तो माइनस बी, a के उल्टा गए तो माइनस ए इक्वल टू 0, ये आ जाए। तीसरे में चले तो फिर यहां से चले, सी के डायरेक्शन में गए तो प्लस सी, बी के डायरेक्शन में गए तो प्लस बी, ए के उल्टा गए तो माइनस ए। और चौथे में फिर यहां से चले, ए के डायरेक्शन में गए प्लस ए, बी के डायरेक्शन में गए प्लस बी, और सी के उल्टा गए माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मैच कर लेते हैं किससे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। यहां दिख नहीं रहे हैं ऑप्शन, तो लिख लेते हैं ऑप्शन क्या होंगे। तो लिखते हैं क्या मैच करेगा। देखो, ये c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ऐसे चेक किया करो, c पॉजिटिव है ए बी नेगेटिव है। ऐसा किसमें है? तो ऐसा है, किसी ऑप्शन में नहीं है ऐसा कि c पॉजिटिव हो और ए बी दोनों नेगेटिव हो, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है ना। c पॉजिटिव हो ए बी नेगेटिव हो, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में हो सकता है। कैसे? देखो, ये उल्टा कर दो, साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन लिखी हो, उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो c माइनस था, ये प्लस हो गया, a प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, b प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो c प्लस है, a और b माइनस है, c प्लस है, a और b माइनस है, तो ये फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ए का ऑप्शन मैच करेगा 4, है ना, ए से 4 मैच करेगा। बी देखते हैं, बी में ए प्लस है, सी और बी माइनस है। अब ये देखो किसमें ए प्लस हो और सी और बी माइनस हो, तो ये सेकेंड थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। देखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस हो जाएगा और सी और बी माइनस हो जाएगा। तो a प्लस हो गया, c और b माइनस हो गए, तो यानी b मैच करेगा थर्ड से। तो a मैच कर रहा था फोर्थ से और b मैच करेगा थर्ड से। c, b माइनस a माइनस c इक्वल टू 0, तो इसमें b प्लस है, a और c माइनस है, ये वाला ऑप्शन से मैच करेगा। b प्लस है, a और c माइनस है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, b प्लस हो जाएगा, a और c माइनस हो जाएगा।
तो ये मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन से, तो सी मैच करेगा फर्स्ट से। और जहां बाद एक ही बचा है तो डी किससे मैच करना चाहिए, 2 से, है ना। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। दिख नहीं रहे ऑप्शन, तो उस हिसाब से ए से 4, बी से 3, सी से 1, डी से 2, ये थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, है ना। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर ए प्लस बी इक्वल टू आर। अब इसमें आपको दिख रहा है आर रिजल्टेंट है और किसको किसको ऐड किया गया है, ए और बी को। ए और बी को ऐड किया है, आर रिजल्टेंट है, आर इज द रिजल्टेंट, ए और बी को ऐड किया गया। तो अब इसमें किसमें हो सकता है, तो ये आपको मालूम है, दिख रहा है डायग्राम में सारे वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। जब वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है, तो वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। हेड टू टेल जुड़े होते ए और बी तो ट्रायंगल लॉ फॉलो होता। और पैरेललोग्राम लॉ में आपको पता है कि जो वेक्टर्स हैं वो चाहे जैसे बने हों, चाहे जैसे बने हों, पैरेललोग्राम लॉ की ये प्रॉपर्टी होती है कि रिजल्टेंट हमेशा ए और बी के बीच में होगा। मिड का मतलब मेरा ये नहीं कि एकदम मिड में होगा, बीच का मतलब ए और बी वाले स्पेस में होगा। ए से नीचे नहीं हो सकता रिजल्टेंट और बी से पीछे नहीं हो सकता। तो अब जैसे पहला वाला ऑप्शन देखो, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट ए और बी के बीच में नहीं आ रहा, बाहर जा रहा है, गलत हो जाएगा। इसमें रिजल्टेंट ए और बी के बीच में नहीं आ रहा, बाहर जा रहा है, गलत हो जाएगा। इस वाले में रिजल्टेंट ए और बी के बीच में नहीं आ रहा, बाहर जा रहा है, गलत हो जाएगा। केवल फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जहां रिजल्टेंट ए और बी के बीच में है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, है ना। सही है ना। पांचवा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। इसमें कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन ए प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव 0 रिजल्टेंट इज 3। कह रहे हैं किसी प्लेन में मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए जिनसे रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो 3 होते हैं। अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो 3 होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो 2 होता। और नॉन कोप्लानर वेक्टर होते तो मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए होते हैं रिजल्टेंट 0 होने के लिए। ये सब हम सीख चुके हैं क्लास में। तो मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के एक प्लेन में रिजल्टेंट 0 होने के लिए। तो असर्शन इज करेक्ट, ए करेक्ट है। रीजन में लिखा है इफ वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 देन दे मस्ट लाई इन ए प्लेन। कहने अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है, मतलब ये रीजन कह रहा है अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 है तो दे मस्ट लाई इन ए प्लेन, उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए। बात सही है, क्योंकि अगर तीनों वेक्टर, भाई ये आप ऐसे समझ लो, अगर इन तीनों का सम 0 है, आप बताइए वेक्टर्स का सम 0 कब होता है। क्लास में हमने क्या सिखाया है कि 3 या कितने भी वेक्टर्स हो उनका सम 0 तब होता है जब वो सारे वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बना दें। अगर उन वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट किया जाए, पॉलीगन लॉ के हिसाब से कनेक्ट किया जाए, तो वो एक क्लोज फिगर बना दे। तो अब अगर इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो रहा है तो ये तीनों मिलकर एक क्लोज फिगर बनाने चाहिए, मतलब इन तीनों से एक क्लोज फिगर बनना चाहिए, क्लोज फिगर बनना चाहिए। और आपको पता है क्लोज फिगर बनने के लिए तीनों वेक्टर, क्लोज फिगर 3 से कौन सा बन सकता है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। आप इमेजिन करो, एक वेक्टर जमीन पे बना है, एक वेक्टर आपके सामने बगल वाली दीवार पे बना है, राइट साइड में जो आपके दीवार है, और एक वेक्टर फ्रंट वाली दीवार पे बना है जो आपके सामने दीवार। अगर ऐसे 3 वेक्टर हों तो ये नॉन कोप्लानर होंगे, अलग अलग प्लेन में है। ए जमीन पर है, बी आपके दाहिने जो दीवार है उस पर है, और सी आपके सामने जो दीवार है उस पर है। आप बताओ कुछ भी कर लो, क्या इनसे क्लोज फिगर बन सकता है? बन ही नहीं पाएगा। तो यानी क्लोज फिगर बनना है, अगर 3 वेक्टर से मिलकर एक ट्रायंगल बनाना है तो हर हालत में तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए, है ना, वरना नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए वेक्टर एडिशन, अगर 3 वेक्टर्स का एडिशन 0, एडिशन का मतलब इनका सम 0 है, तो दे मस्ट लाई इन ए प्लेन, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन एप्रोप्रिएट नहीं है।
जो ये बात लिखी हुई है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 होने के लिए, तो 3 चाहिए, है ना, सेम प्लेन में। तो अब इसमें जो लिखा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सही नहीं है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, तो हम कहेंगे असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, इसलिए क्योंकि अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले के सोच पे और क्वेश्चन करने वाले के सोच पे, तुम किसको एक्सप्लेनेशन मान रहे हो। अब जैसे हमने जितना कुछ बोला इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, अगर उससे रिलेटेड बातें यहां लिखी होती तो हम कहते एक्सप्लेनेशन पूरा है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता, ऐसे सोचा करो कि जिसको नहीं मालूम, वेक्टर का कोई नॉलेज नहीं, तो क्या वो इसको पढ़कर ये समझ जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं। तो बी ऑफ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Figure shows 3 vectors A, B and C are is the midpoint of PQ. Which of the following relations is correct? कौन सा रिलेशन सही है इस डायग्राम में बताना है। तो देखो डायग्राम पूरा कर लेते हैं। ये वेक्टर P C जो है, R इज द मिड पॉइंट, R जो है PQ का मिड पॉइंट है, तो हम R मिड पॉइंट है, तो अगर हम इस वेक्टर यहां से यहां तक एक वेक्टर बना लें, इसका नाम X रख दें, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर आएगा उसका नाम भी X हो जाएगा। क्यों? दो वेक्टरों का नाम सेम तब रख सकते हैं जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो, डायरेक्शन में भी सेम हो। इन दोनों का लेंथ इक्वल है क्योंकि R मिड पॉइंट है और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों सेम होने की वजह से दोनों का नाम सेम रख लिया हमने, वेक्टर X। अब हमसे कह रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, हमें ABC का रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कोई भी डायग्राम बना हो, आपको बस एक काम करना, क्लोज फिगर है, किरचॉफ लॉ लगाइए, लगाइए। ऊपर वाले में अलग किरचॉफ लॉ लगाओ, नीचे वाले में अलग लगाओ। ऊपर वाले में लगाते हैं 1 में, ये 1 है, ये 1 है और इसका नाम 2 रख लिया। 1 में किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इन 1 में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। मान लो O से शुरू करते हैं और लौट के वापस O पर आते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो प्लस A प्लस X माइनस C इक्वल टू 0, यानी X आ गया यहां से C माइनस A। एक इक्वेशन हमने केवल किरचॉफ लॉ लगा दिया ऊपर वाले ट्रायंगल में, बस नीचे यही करो, O से शुरू करके क्लॉकवाइज चलो, किरचॉफ लॉ लगाओ। अब 2 में लगाते हैं, इन 2 में लगाएंगे तो O से चले आगे गए C, तो प्लस C, नीचे गए प्लस X और वापस लौटे तो माइनस B इक्वल टू 0। X की वैल्यू आ गई यहां से B माइनस C। दोनों से X सॉल्व हो गया, जब दोनों X हैं, यहां से भी X की वैल्यू आई, यहां से भी X की वैल्यू आई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों X हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो C माइनस A मस्ट बी इक्वल टू B माइनस C। आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करोगे, C इधर ले आओ, तो C इधर लाओगे प्लस C हो जाएगा, तो 2C, और A उधर ले जाओगे तो A प्लस B, तो 2C इक्वल टू A प्लस B। ये सही आंसर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन सही आंसर, ठीक है ना। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेक्टर्स गिवन अबव। इनको पढ़ो और बताना है क्या है, स्टेट कौन कौन से करेक्ट हैं बताना। तो आपको मालूम है दो वेक्टरों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उनमें जब रिलेशन लिखते हैं तो साइन प्लस का रहता है। अगर एक वेक्टर दूसरे के उल्टा है तो साइन माइनस का ले लेते हैं। लेंथ अगर बराबर है तो दोनों को इक्वल लिख देंगे, लेंथ बराबर है, डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर इक्वल लिख दिए जाते हैं। लेंथ इक्वल नहीं है, मान लो एक की लेंथ दूसरे के दुगनी है तो एक वेक्टर दूसरे के दुगना लिख देंगे। अब जैसे देखो, पहला ऑप्शन दिया b इक्वल टू 2a,
तो देखो बी का और ए का डायरेक्शन सेम है, तो साइन प्लस का आना चाहिए, प्लस का साइन है, बी और ए में साइन प्लस का लिख दिया। फिर बी का मैग्नीट्यूड, बी का लेंथ ए के लेंथ के डबल है, और आप जानते हो वेक्टर में लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो बी का लेंथ ए के लेंथ के डबल है, तो यानी बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के डबल होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, ए सही हो गया। बी देखेंगे c इक्वल टू -3a लिखा है, c पीछे है और a आगे है, तो c का डायरेक्शन a के उल्टा है, तो यानी c और a में जब रिलेशन लिखेंगे तो डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से साइन माइनस का है। साथ में c की लेंथ a के लेंथ के 3 गुना है, तो a की लेंथ के 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो c आएगा -3a, तो c भी करेक्ट हो गया। b लिखा है d इक्वल टू a, अब देखो इसमें वेक्टर नहीं लगा, d का मतलब लेंथ, d की लेंथ a के लेंथ के बराबर है, यहां वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां वेक्टर लिखा था तो मैग्नीट्यूड भी देखेंगे डायरेक्शन भी देखेंगे, यहां वेक्टर नहीं लगा है तो केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो d का लेंथ भी l है और a का लेंथ भी l है, दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, तो ये भी करेक्ट होगा। इसमें कह रहे हैं d इक्वल टू 2b, तो d इक्वल टू 2b का मतलब है वो ये बताना चाह रहे हैं कि d का लेंथ b के लेंथ के 2 गुना है, तो देखो d का लेंथ b के लेंथ के 2 गुना, उल्टा गलत लिखा है, d का लेंथ b के लेंथ का आधा है, और जबकि यहां 2 गुना लिखा है, तो एक तो मैग्नीट्यूड ही गलत हो गया। डायरेक्शन में भी d किसी और तरफ है, b किसी और तरफ है, दो वेक्टरों को इक्वल तभी लिखते हैं जब या तो डायरेक्शन सेम होगा तो इक्वल में प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इक्वल में माइनस साइन के साथ लिखेंगे। डी और बी का डायरेक्शन ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो इनको इक्वल लिख ही नहीं सकते हैं, तो दोनों तरह से गलत है, डायरेक्शन वाइज भी गलत है और मैग्नीट्यूड से भी गलत है। ये वाला ऑप्शन देखो, c इक्वल टू 3a, c 3a लिखा है और वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखेंगे। c इक्वल टू 3a क्या बता रहा है, c का लेंथ a के लेंथ के 3 गुना है, तो c का लेंथ a के लेंथ के 3 गुना है, बिल्कुल सही बात है, तो मैग्नीट्यूड तो सही है। साथ में c का डायरेक्शन a के डायरेक्शन के उल्टा है, जब डायरेक्शन उल्टा होता है तो साइन माइनस का लेते हैं, तो यहां माइनस लगा नहीं है इसलिए ये गलत। अगर इसको सही लिखना होता तो इसको लिखना चाहिए था c इक्वल टू -3a, -3a होता तो ये सही होता, +3a लिखा इस वजह से गलत हो गया। तो यानी कौन कौन से गलत हो गए, 2 स्टेटमेंट गलत हैं और 3 सही हैं। अब ऑप्शन कौन सा होगा, तो पहला है ओनली 1 स्टेटमेंट इज गलत, सही नहीं है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये सही, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी इनकरेक्ट है और ई इनकरेक्ट। तीसरा लिखा ऑल आर इनकरेक्ट, है तो गलत है। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 2 गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। 2 वेक्टर्स ए और बी के लिए स्टेटमेंट्स लिखे हैं और सही आपको बताना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डिनोट्स द चेंज इन वेक्टर, सही है। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाएंगे क्या आएगा, चेंज इन वेक्टर, सही लिखा है। मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी डिनोट्स द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये क्लास में खूब डिटेल में बताया, आपको खूब प्रैक्टिस कराई है। मॉड ए माइनस मॉड बी मतलब ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड घटाया गया है, तो ये क्या लिखा है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सही है। ये क्या किया गया, देखो वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाया गया है, तो पहले वेक्टर को घटाया गया है, पहले वेक्टर घटाया, ये क्या कहलाएगा, चेंज इन वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, चेंज इन वेक्टर। और फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया गया, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर्स, तो ये भी सही है, तीनों सही है, तो सही आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। चूज द यूनिवर्सली वेक्टर क्वांटिटीज। यूनिवर्सली वेक्टर का मतलब है जो ऑलवेज वेक्टर की तरह बिहेव करती हैं। भाई कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में वेक्टर की तरह बिहेव करती हैं और कभी वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करती। आपसे कहा गया वो क्वांटिटीज ढूंढो जो हमेशा वेक्टर हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हो, कभी वेक्टर होता है और कभी वेक्टर नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल वेक्टर नहीं है।
टॉर्क एक यूनिवर्सल वेक्टर है, एरिया कभी वेक्टर लेते हैं कभी वेक्टर नहीं लेते हैं, सरफेस टेंशन तो वेक्टर ही नहीं है, इंपल्स वेक्टर हमेशा होता है, फोर्स वेक्टर हमेशा होता है, और करंट तो स्केलर है। तो अब देखो यूनिवर्सल वेक्टर कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सिंस करंट हैज डायरेक्शन सो इट इज अ वेक्टर, यहीं से गलती हो गई, करंट में डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर है, ये बिल्कुल गलत बात है। करंट में डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसलिए डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा लिखा है क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर, एक क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है उसको हर हालत में वेक्टर होना चाहिए, यहां गलती हो रही है। हर मस्ट गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अगर डायरेक्शन होने के साथ साथ क्वांटिटी वेक्टर लॉज को फॉलो करती है, डायरेक्शन है और डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर लॉज को क्वांटिटी फॉलो करती है, तो वो वेक्टर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो डायरेक्शन का होना ये गारंटी नहीं करता है कि क्वांटिटी वेक्टर होगी ही। तो यहां मस्ट गड़बड़ कर रहा है, मस्ट की जगह में लिखा होता तो ये सही होता। तो फिलहाल ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। 3 forces are represented as shown, each of them is of equal magnitude। 3 फोर्स दिखाए गए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इधर कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं कि F1 F2 F3 में क्या क्या किया गया है और उधर उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिखा है। इधर F1 F2 F3 के ऑपरेशंस दिए हैं, क्या क्या किया गया, और उधर रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिखा है, और आपको बताना है कौन से वाले मैच करते हैं सही सही, है ना। चेक करते हैं। पहले में क्या किया गया, F1 प्लस F2 प्लस F3। अब करो, F1 किधर है, आगे, अच्छा सारे इक्वल हैं तो सबको F मान लो, तो F1 ऊपर है, F2 आगे है, F3 नीचे है और F ऊपर है। कह रहे इन तीनों का रिजल्टेंट लिया जाए, जोड़ा जाए, तीनों को जोड़ने का मतलब तीनों का रिजल्टेंट लिया जाए, किधर आएगा ये पूछ रहा है। तो देखो F और F को जोड़ोगे तो आपको पता है दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीच में आएगा, एकदम बीच में। तो F और F को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा इस तरफ, F√2। ये पता है हम लोग को, 90 डिग्री पे वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट होगा F√2। और तीसरा कौन बच गया, F। तो ये अलग कलर्स दिखाते हैं, इनका रिजल्टेंट हो गया F√2 और तीसरा कौन बचा, F। अब F√2 और F एक दूसरे के अपोजिट हैं एकदम। पहले F और F का रिजल्टेंट लिया, F√2 आया, अब इसका तीसरे के साथ ले लेंगे। F√2 और F अपोजिट हैं तो घट जाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। जब भी दो वेक्टर अपोजिट होते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बड़ा F√2 है, इसमें से F को माइनस करेंगे तो डायरेक्शन जो आती है रिजल्टेंट की वो बड़े वाले के डायरेक्शन में आती है। बड़ा F√2 है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, मतलब ये डायरेक्शन आएगी। अब ऐसी डायरेक्शन 2 में दी हुई है तो A से 2 मैच करेगा। अब देखते हैं A से 2 किसमें किसमें दिया है। तो देखो A से 2 दो ऑप्शन में दिया, सेकंड में और थर्ड में। तो पहला नहीं होगा ये पता चल गया, चौथा नहीं होगा ये पता चल गया। अब सेकंड और थर्ड में कौन होगा, तो देखो A से 2 मैच कर रहा है, B में इसमें 1 दिया है, इसमें 3 दिया है, तो केवल B और चेक कर लेते हैं, B से पता चल जाएगा। तो B चेक करते हैं, B में F1 माइनस F2 प्लस F3 किया गया, मतलब F1 जैसा है वैसे ले लिया, F2 को उल्टा करके लिया और F3 जैसा है वैसे ले लिया। मतलब यहां क्या किया गया, F1 जैसा है वैसा ले लेंगे, F3 जैसा है वैसा ले लेंगे, F2 को पलट देंगे। F2 आगे है, F3 जैसा है वैसा ले लिया, नीचे है नीचे ले लिया, F2 को पलट लिया, तभी तो ये माइनस F2 होगा, तो पलट लिया। अब ये ना कहिएगा सर इसको माइनस F लिखिए, वेक्टर को पलटते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी ना नेगेटिव हो जाता है। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये F1 F3 F2 होगा और F1 जैसा है वैसा लेना है, तो F1 ऊपर की तरफ है, उसको ऊपर की तरफ ले लिया।
ये F1 वाला F हो गया, ये F2 वाला F हो गया, ये F3 वाला F हो गया। अब इन तीनों का रिजल्टेंट बताना। सिंपल है, देखो इन तीनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। देखो पहले कोई दो का निकाल लो, तो जैसे इन दोनों, हमें तो रफ आइडिया देना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो वो बीच में आएगा ऐसे ऐसे, F√2, F और F का रिजल्टेंट। अब इस F√2 का इसके साथ रिजल्टेंट लेना है, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट लेना ना, तो हम क्या करेंगे, पहले दो का निकाल लेंगे, फिर जो उन दो का रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट ले लेंगे। तो पहले F और F का ले लिया, F√2 आया, अब इसका इस F के साथ लेंगे। तो यानी तुम्हारे पास दो वेक्टर ये बचे हैं, इधर की तरफ F√2 है और ऊपर की तरफ F है। इनका रिजल्टेंट रफली बताना है किधर आएगा। अब तुम्हें पता है कि ये टेल टू टेल जुड़े हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल के अलॉन्ग आता है, तो मतलब रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से नीचे थोड़ा, बड़े वाले की तरफ रिजल्टेंट झुका होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा, थोड़ा सही बना दें, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ को आएगा, बड़े वाले की तरफ झुका हुआ होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे, पीछे की तरफ आएगा और हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीछे आएगा, पीछे केवल दो आ रहे हैं, एक वो वाला एक ये वाला पीछे, और ये ऊपर तरफ चला गया और हमारा वाला किधर आना है, नीचे। तो थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, तो बी से थर्ड मैच करेगा, उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चेक कर सकते हो, घर पे करने के लिए प्रैक्टिस कर लेना, चेक कर लेना, यहां जरूरत नहीं करने की। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, अगर किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, इसको के से मल्टीप्लाई कर दें, देन मैग्नीट्यूड में चेंज, कह रहे हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो सही है ये, क्यों भाई, अगर के की वैल्यू 1 है, जैसे पहले ये वेक्टर ए था और इसका मैग्नीट्यूड ए था, इसका मैग्नीट्यूड ए था, अब इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के। अब के एक स्केलर है, अब अगर के की वैल्यू 1 ले लें, क्योंकि दिया तो है नहीं कि स्केलर की वैल्यू कितनी है, तो अगर के की वैल्यू 1 ले लें तो मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। के की वैल्यू 1 से अलग होगी, कोई भी 1/2, 2/3, 4/5, 7, 10, 100, 20, कोई दूसरी वैल्यू ले लोगे, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यानी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्केलर की वैल्यू 1 होगी तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, स्केलर 1 के अलावा है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। बी ऑप्शन है डायरेक्शन में चेंज, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन कैसे, अगर वेक्टर ए इस तरफ है और तुमने इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो जब किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन पलट जाती है। तो अगर वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन पलट जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि स्केलर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डायरेक्शन में चेंज सही है। इट्स यूनिट में चेंज, कह रहे हैं यूनिट बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है। तो आप देखो, ए की जैसे अपनी कोई यूनिट है, कोई मान लो सेकंड ले लिया, ए की यूनिट आसान से ले लेते हैं, तो मान लो ए की यूनिट सेकंड है, तो अब के की यूनिट क्या होगी, तो जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो के की यूनिट को ए की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है, के की यूनिट को ए की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, के के विषय में कुछ बताया नहीं गया स्केलर कैसा है, तो के में यूनिट हो भी सकती है और के में यूनिट नहीं भी हो सकती। क्या कह रहे हैं, जैसे ए की यूनिट मान लो सेकंड है और के में यूनिट है, मान लो के की यूनिट मीटर है, तो जब के की यूनिट निकालोगे तो यूनिट मल्टीप्लाई होकर मीटर इंटू सेकेंड आ जाएंगे, यानी यूनिट बदल जाएगी। लेकिन मान लो के में यूनिट ही नहीं है, के यूनिटलेस नंबर है, तो अगर के यूनिटलेस होगा तो के में जब कोई यूनिट ही नहीं है तो जो वेक्टर ए की यूनिट थी वही मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर के एक यूनिट रहेगी, यानी यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यूनिट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा के में अपनी यूनिट है या नहीं। तो उस हिसाब से तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन।
कह रहे हैं इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज देन ऑल्सो इट कैन बी अ वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ाया है क्लास में हमने कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा है, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है, तो वो हमेशा वेक्टर होता ही होता है। लेकिन अगर बॉडी ऐसे रोटेट करती है कि रोटेशन के दौरान उसका प्लेन ऑफ रोटेशन ना बदले, तो बड़ा होने के बावजूद भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉम्यूटेटिव रूल को, वेक्टर के रूल्स को फॉलो करता है, और इसलिए बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर हो सकता है। इसको बहुत हाईलाइट करके समझा के क्लास में आपको बताया भी है और लिखाया भी। तो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब भी ये वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन में लिखा है इन सम केसेस इवन बीइंग लार्ज इट में फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कह रहे हैं कुछ केसेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होने के बावजूद भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। जो भी क्वांटिटी वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगी वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब है वेक्टर थीटा 1 प्लस वेक्टर थीटा 2 इक्वल टू वेक्टर थीटा 2 प्लस वेक्टर थीटा 1। ये फॉलो कर लेता है कब? जब सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम प्लेन में होंगे, तो सही होगा ये। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। कह रहे हैं तीनों इक्वल होंगे, गलत है। तीन वेक्टर इक्वल तब लिखते हैं जब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। यहां मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम है 1, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती। आई एक्स में होता है, जे वाई के डायरेक्शन में होता है, के जेड के डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से तीनों इक्वल नहीं हो सकते। ये भी नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा, ये सही है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेम वही क्वेश्चन पीछे किरचॉफ लॉ वाला, एक करके देख लेते हैं, उसे मैच कर लेंगे। इसमें करें किरचॉफ लॉ लगाओ, मान लो यहां से शुरू करते हैं। फिगर थोड़ा छोटा है, आपके पास पेपर होगा उसमें दिखेगा। यहां से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए से चले प्लस ए, बी के उल्टा गए माइनस बी, सी के उल्टा गए माइनस सी, डी के डायरेक्शन में गए प्लस डी, ई के उल्टा गए ई के डायरेक्शन में गए प्लस ई, और एफ के उल्टा गए माइनस एफ इक्वल टू 0। अब देख लो ऐसा किसमें है? ए प्लस में, ए प्लस इसमें भी है, ए प्लस इसमें भी है, ए प्लस सब में ए प्लस में है। बी माइनस में होना चाहिए, इसमें बी प्लस है, ये नहीं होगा। इसमें बी इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना? सही है, सेकंड में हो सकता है और थर्ड नहीं हो सकता। फोर्थ में बी इधर लाओगे, इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो सेकंड और फोर्थ में आ सकता है आंसर। सी भी कैसा होना चाहिए? माइनस। इसमें सी को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, भाई हम लोग का सब लेफ्ट में लिखा है ना, तो सी को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, तो सेकंड हो सकता है। और थर्ड भी, फोर्थ भी हो सकता है, सी इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, है ना? तो सेकंड और फोर्थ हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड तो पहले हट गए। डी प्लस में होना चाहिए, इसमें डी प्लस में है सेकंड वाले में, और फोर्थ वाले में डी माइनस में आ गया, तो फोर्थ नहीं होगा, केवल कौन सा मैच करेगा? सेकंड। ए से 2 मैच करेगा। समझ आ गया ना कैसे चेक किया? अपना लिख लो डायग्राम में जो दिया हुआ है। फिर जैसे आपके में ए प्लस है तो ढूंढो किसमें किसमें ए प्लस में है। फिर आपका बी माइनस है, ढूंढो किसमें किसमें बी माइनस में। अगर बी उस तरफ है तो इस तरफ ले आओ, फिर देखो माइनस में है कि नहीं, चेक कर लो। जिसमें मैच करेगा साइन वो सही हो जाएगा। तो सेकंड में केवल मैच कर रहा है, तो ए से 2 मैच करेगा। ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, तो ए से 2 मैच करेगा। ए से 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में, तो कुछ और करना ही नहीं है। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे इसी तरह कर लोगे, आगे बढ़ना ही नहीं, आगे अपने आप हो जाएगा। फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर 2 वेक्टर्स हैं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 वेक्टर चाहे जैसे हों, 2 वेक्टर चाहे जिस तरह हो, एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे, चाहे जैसे बना दो, एक ऐसा प्लेन हमेशा बनाया जा सकता है जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर लेगा, जिसमें दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे दोनों वेक्टर ऐसे हैं,
अब हमने अपना हाथ ऐसे रख दिया, तो बताओ दोनों वेक्टर मेरे हाथ के प्लेन में आ गए। आपने कहा नहीं सर एक ऐसे एक ऐसे, तो हमने अपना हाथ ऐसे रख दिया, अब दोनों वेक्टर मेरे हाथ के प्लेन में आ गए। यानी अगर दो वेक्टर हैं तो चाहे जैसे डायरेक्शन में हो वो, उन दोनों से पास होता हुआ एक प्लेन हमेशा बनाया जा सकता है, और इसलिए दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। ये बात क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हो गई। रीजन में लिखा है ऑलवेज ए प्लेन कैन बी ड्रॉन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। कह रहे हैं हमेशा एक ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जो उन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर लेगा, उन दोनों वेक्टर्स जिसमें आ जाएंगे दोनों वेक्टर। सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो अगेन ऑप्शन 1 इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है ना। आगे व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ आर इक्वल टू इतना एंड ओमेगा इक्वल टू इतना। वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर दिया है, क्योंकि अभी आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी नहीं है इसलिए फॉर्मूला दे दिया गया। नीट का पेपर होता या फुल टेस्ट होता ये सिलेबस खत्म होने के बाद, तो यहां पर ये फॉर्मूला दिया ना होता। तो वी होता है ओमेगा क्रॉस आर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है, कर लो। ये बनाया आई जे के, पहले ओमेगा के कोफिशिएंट्स 5 -6 1, फिर आर के कोफिशिएंट्स 3 -4 1। आंसर में यहां पहले ब्रैकेट में आई कैप माइनस दूसरे ब्रैकेट में जे कैप प्लस तीसरे ब्रैकेट में के कैप, वैल्यू रख दो। आई वाला कॉलम छोड़ देंगे, आई वाली रो छोड़ देंगे, तो 1 इंटू -6 ये -6 आएगा, -4 इंटू 1 ये -4 आएगा, -6 + 4 ये 2 आ जाएगा, सॉरी -2, -6 + 4 -2 आ जाएगा। अब पहले में -2 केवल एक ऑप्शन में लिखा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर, है ना। एग्जाम में टाइम बचाना, बाकी आगे कर ही लोगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटेड वेक्टर डज नॉट चेंज। एकदम सही बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्स वाई एक्सिस बदल दिया आपने, एक्स एक्सिस ऐसे था, वाई एक्सिस ऐसे था, और मान लो वेक्टर ये था, वेक्टर ये था, ये वेक्टर था। अब तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया, घुमा दिया। अब मान लो घुमा के एक्स एक्सिस इस तरफ हो गया और वाई एक्सिस इस तरफ हो गया, तो बताओ एक्सिस घुमाने से वेक्टर पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना, ना वेक्टर का लेंथ चेंज हुआ, ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ। वेक्टर चेंज केवल तब करेगा जब या तो उसका लेंथ चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। एक्सिस को घुमाने से ना तो उसका लेंथ चेंज हुआ ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला ऑफ स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है इफ अ वेक्टर इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। ट्रांसलेटेड का मतलब खिसका के ले जाया जाता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। एक वेक्टर को खिसका के यहां बना था, खिसका के यहां से यहां ले आए, यहां से यहां ले आए, यहां से यहां ले आए, इस तरह से एक वेक्टर को खिसका के अलग अलग पॉइंट पे ले जाया गया। ट्रांसलेटेड का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कराया गया। इट ऑलवेज चेंजेस, कह रहे हैं वेक्टर को एक जगह से खिसका के दूसरी जगह ले जाएं तो ये हमेशा चेंज हो जाता है। ऑलवेज वर्ड पे ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं हमेशा बदल जाएगा, जबकि आपको मालूम है जब भी वेक्टर के बदलने की बात आए आप चेक करो क्या उसका मैग्नीट्यूड बदला, क्या उसका डायरेक्शन बदला। अगर कोई भी एक बदल गया तो हम कहेंगे वेक्टर बदल जाएगा, लेकिन अगर दोनों नहीं बदले तो वेक्टर नहीं बदलेगी। अब इसमें कह रहे हैं वेक्टर को ट्रांसलेट किया गया एक पोजीशन से दूसरे पर, तो कह रहे हैं ऑलवेज बदल जाएगा, तो ऑलवेज नहीं बदलेगा। देखो अब जैसे एक वेक्टर को हम यहां से खिसका के यहां ले आए, बिल्कुल पैरेलल रखें, पैरेलल रखने पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और चूंकि वही वेक्टर यहां से यहां आया है तो लेंथ भी नहीं बदली। तो अगर वेक्टर को उसके पैरेलल आपने कहीं ट्रांसलेट किया है, शिफ्ट किया है, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी और लेंथ तो वैसे भी नहीं बदलेगी, क्योंकि सेम वेक्टर को यहां से वहां ले गए। तो ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, यानी इस केस में वेक्टर नहीं बदलेगी। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, स्टेटमेंट 2, क्योंकि इसमें ऑलवेज वर्ड लिखा है। वो कह रहे हैं जब वेक्टर को ट्रांसलेट करते हैं तो वेक्टर हमेशा बदल जाता है। ये गलत बात है, हमेशा नहीं बदलेगा, केवल तब बदलेगा जब वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले गए और डायरेक्शन भी चेंज कर दी। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होने दी तो वेक्टर नहीं बदलेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो बोथ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट।
है ना। विच इज ऑलवेज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा ऐसा है जो हमेशा एक्सियल वेक्टर होता है। तो एक्सियल वेक्टर आपको पता है रोटेशन वाले। अब रोटेशन वाले में देखो फोर्स तो आता नहीं, तो ये तो एक्सियल वेक्टर ही नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी एक्सियल वेक्टर नहीं, ये दोनों बचे। जिसमें एंगुलर लगा होगा वो एक्सियल वेक्टर होंगे। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के विषय में हम जानते हैं वो हमेशा वेक्टर नहीं होता, कभी वेक्टर होता है और कभी नहीं होता, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ऑलवेज वर्ड यहां पर ध्यान देना, ऑलवेज एक एक्सियल वेक्टर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वेक्टर ही नहीं होता है। तो यहां केवल सही ऑप्शन होगा एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एज्यूम किया जा रहा है। अब अगर ये वेक्टर है तो एक्सियल वेक्टर होता है, हमें पता है, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो हम बोलते हैं ये सेंस ऑफ रोटेशन होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये सेंस ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं होते हैं, डायरेक्शन हमेशा एक्सियल वेक्टर का होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सही आंसर होगा ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन सी एंड डी, एंगल बिटवीन ए एंड डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो गड़बड़ है, डायग्राम नहीं है इसमें, बिना डायग्राम के कैसे कराएंगे, है ना, डायग्राम तो होना चाहिए। डायग्राम है इसमें, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा आपको टेस्ट पेपर में, यहां मिस हो गया है डायग्राम पीपीटी में, तो डायग्राम ले लेते हैं। देखो ये डायग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर बी है इस तरफ को, और ये वेक्टर सी। अब पहला ऑप्शन है, सही बनाया ना हमने, पहला ऑप्शन है ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो आपको पता है जब भी दो, अच्छा ये भी दिया होगा ना एंगल, एंगल दिए हैं इसमें, ये वाला 60 डिग्री दिया है और ये वाला 30 डिग्री दिया। अब जैसे हमसे कहा जा रहा है ए और बी के बीच में एंगल बताइए, तो ए और बी के बीच में एंगल बताना है, दो वेक्टरों के बीच में एंगल जब बताना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उनका कनेक्शन कौन सा है, टेल टू टेल है, हेड टू हेड है, कौन सा कनेक्शन, और कनेक्शन के हिसाब से आप एंगल डिफाइन करते हो, ये आपको डिफाइन करना बताया गया है। तो जैसे ए और बी में एंगल बताना, तो देख रहे हो हेड टू टेल कनेक्शन है, बी का हेड जो है वो आकर ए के टेल से जुड़ा हुआ है, बी का हेड जो है वो ए के टेल से जुड़ा हुआ, तो हेड टू टेल कनेक्शन है। हेड टू टेल कनेक्शन में हम हेड वाले को आगे बढ़ाते हैं, ये रूल होता है, जिसका हेड है उसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और एक्सटेंडेड लाइन से दूसरे का एंगल लेते हैं, ये वाला, ये एंगल लेते हैं। ए के साथ एंगल निकालना, बाकी इग्नोर करो, सी और डी मान लो बने ही नहीं, अभी सी और डी को देखो ही ना, ए और बी में एंगल निकालना है तो केवल ए और बी को देखो। ए और बी में कनेक्शन हेड टू टेल है, हेड वाले को आगे बढ़ाया, उसका दूसरे के साथ एंगल ले लिया, ये दोनों के बीच का एंगल है। अब ये कितना होगा देखो, ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये 60 दिया है, या ये पूरा 90 होगा, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो ये 30 है, ये 90 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 120। समझ आया ना क्या बताया, देखो फिर से, पहले एंगल के डेफिनेशन समझ में आई, हेड को आगे बढ़ाया और इससे एक एंगल लेना है, ये वाला एंगल चाहिए। अब इस एंगल का ये ज्योमेट्री का पार्ट है, देखो ये पूरा यहां से अलग कलर से बनाते हैं, ये पूरा यहां से यहां तक का एंगल 90 है, ये वाई एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, और ये इतना एंगल कितना है 30, ये 30 है तो उसका अपोजिट एंगल ये भी 30 होगा।
अब पूरा हरा वाला एंगल देखो कितना आ रहा है 120, तो एंगल हो जाएगा 120, तो ए से मैच करेगा 3। अब चेक कर लो, ए से 3 दो ऑप्शन दिए, थर्ड में भी है फोर्थ में भी है, तो ये पक्का हो गया 1 नहीं होगा, ये पक्का हो गया 2 नहीं होगा। अब देखो थर्ड फोर्थ में जैसे ए से 3 है तो फालतू टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एग्जाम में। ए से 3 दोनों में है, बी का 1 दोनों में है, तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी का 4 और इसमें सी का 2, यानी सी चेक कर लो, है ना, सी चेक कर लो, या D2 है D4 है, डी चेक कर लो, सी डी में से एक चेक कर लो। तो चेक करते हैं, सी है एंगल बिटवीन सी एंड डी, तो देखो सी ऐसे बना हुआ है, अलग डायग्राम बना के दिखाते हैं। सी जो है इस तरफ बना हुआ है, इस तरफ, और डी इस तरफ बना। एंगल बिटवीन सी एंड डी, ये टेल टू टेल जुड़े हैं। जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े होते हैं तो सीधा उनके बीच का एंगल ले लेते हैं, छोटा वाला एंगल। जब टेल टू टेल जुड़े होते हैं वेक्टर तो सीधा उनके बीच का छोटा वाला एंगल ले लेते हैं। तो यहां सी और डी के बीच में इधर से छोटा एंगल बनेगा, इधर से बड़ा एंगल बनेगा। बड़ा वाला नहीं लेना होता, ऐसी परंपरा है, ऐसा ट्रेडिशन है, तो छोटा वाला एंगल लेंगे, ये वाला। अब ये कितना होगा, आसान है, देखो ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में दिया, ये तो आप देख ही रहे हो, यहां से यहां तक 90 है, और ये वाला एंगल आपको 60 दिया होगा। तो डी और सी में एंगल कितना बनेगा, 90 प्लस 60 यानी 150 डिग्री। तो सी से मैच करेगा 4। अब सी का 4 थर्ड ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन थर्ड हो जाए, है ना, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। 12 कोप्लानर नॉन कोलिनियर फोर्सेस ऑल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेंटेन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। 12 फोर्सेस हैं जो सब के सब कोप्लानर हैं, सब के सब नॉन कोलिनियर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, मेंटेन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, एफ नेट 0 है, यानी रिजल्टेंट 0। तो पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट फोर्सेस, एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले कोई भी दो फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा ये बताना। अगल बगल के कोई भी दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बनेगा ये बताना। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा जीरो थ्योरम पढ़ाई है क्लास में आपको हमने। जीरो थ्योरम में बताया है कि अगर आपके पास n कोप्लानर फोर्सेस हैं, सब के सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कोप्लानर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और अगल बगल वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल 2 पाई बाई n रेडियन या 360 बाई n डिग्री है, तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा 0 होता। ये जीरो थ्योरम आपको पढ़ाई हमने। यहां पर उल्टा पूछा गया, रिजल्टेंट 0 दे दिया गया है, तो जब रिजल्टेंट 0 दे दिया गया, साथ में देखो सारे फोर्स कोप्लानर हैं तो पहली शर्त पूरी हो गई, सारे के सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दूसरी शर्त पूरी हो गई, सारे शर्तें पूरी हो रही हैं, और रिजल्टेंट 0 दे दिया गया। मतलब ये 3 चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, पहली, दूसरी और चौथी। तीसरी पूछी गई एंगल कितना होगा, तो आपको पता है एंगल कितना होता है, 2 पाई बाई n, यही होता है एंगल। रेडियन में या डिग्री में आंसर आ रहा है, तो डिग्री में एंगल कितना होता है, डिग्री में एंगल कितना होता है 360 बाई n डिग्री। n क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस, यहां फोर्सेस कितने दिए गए हैं 12, तो n की जगह 12 रख दो, तो 360 बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। Figure shows a parallelogram ABCD. In the figure, vector AC plus vector BD equals vector AC plus vector BD. तो वही करो इसमें, वही ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर AC ये बना हुआ है, ये BC है, इसको भी बना देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं AB। तो वेक्टर AC, ये ट्रायंगल लॉ लगाएं अगर, तो AC इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। देखो AB के हेड से BC का टेल जुड़ा हुआ है, AB के हेड से BC का टेल जुड़ा हुआ है। देखो
ए बी के हेड से बी सी का टेल जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐड हो रहे हैं। ये सी जो ए सी है ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है, तो ए सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ये लिख दिया पहला इक्वेशन। दूसरा बी डी लिखना है, तो बी डी को देखो क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी डी को लिख सकते हैं, देखो बी डी क्या है, बी सी के हेड से सी डी का टेल जुड़ा है, तो ये हेड टू टेल जुड़ रहे हैं, ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है। और बी डी किसका काम करेगा, रिजल्टेंट का, तो बी डी को लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ए सी प्लस बी डी की वैल्यू पूछी कि जोड़ना है दोनों को, तो हम भी जोड़ देते हैं, अब जो आना होगा अपने आप आ जाएगा, तो जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, ए सी प्लस बी डी, और उधर क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस 2BC, ये आएगा। ए बी और सी डी को अगर तुम देखो तो ए बी आगे की तरफ है, सी डी पीछे की तरफ है, और जब दो वेक्टर अपोजिट हों, लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं सी डी को हम लिख सकते हैं माइनस ए बी, या ए बी को लिख सकते हैं माइनस सी डी, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट। तो हम यहां ए बी को लिख, सी डी को लिख देंगे माइनस ए बी, तो ये ए बी था, और सी डी को लिख दिया माइनस ए बी, और प्लस का 2BC, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हुआ, आंसर आया 2BC, ये आंसर आ गया। अब 2BC ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें 2BC का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, जब ऑप्शन नहीं दिया यानी BC वाला तो सेटिस्फाई नहीं होगा। BC को और क्या लिख सकते हैं, तो AD के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो AD के फॉर्म में ऑप्शन दिया है, AD के फॉर्म में ऑप्शन दिया BC, और अगर ये वाला वेक्टर बना लें हम, यही काम इसमें करें, इसका नाम DA रख दें, ये DA वेक्टर है, DA, तो BC ऊपर की तरफ है, DA नीचे की तरफ है, लेंथ दोनों की इक्वल होगी, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। BC ऊपर है और DA नीचे है, दोनों अपोजिट हैं, तो BC को क्या लिख सकते हैं, माइनस DA, तो हम कह सकते हैं BC इक्वल टू होगा माइनस DA, लिख सकते हैं। तो यहां 2BC को लिख सकते हैं माइनस 2DA, और माइनस 2DA सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा माइनस 2DA, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला लिखा I प्लस जे प्लस के का होल स्क्वायर 1 होगा, गलत है ये। हमें मालूम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, ये होता है। तो I प्लस जे प्लस के का होल स्क्वायर लिखेंगे, I प्लस जे प्लस के का होल स्क्वायर, तो ये होगा पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एबीसी तीनों 1 हो जाएंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके यहां क्या आएगा, 2i डॉट जे प्लस 2j डॉट के प्लस 2k डॉट आई, और आपको पता है i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब कितने होते हैं, 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, i x में होगा, j y में होगा, परपेंडिकुलर हो गए, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो i प्लस जे प्लस के का होल स्क्वायर 3 होगा, इसमें 1 दिया है तो ये गलत है, तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन में लिखा द स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर,
किसी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब ये लिखा है वेक्टर का स्क्वायर, तुमने पढ़ा है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है खुद का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और यहां लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो रीजन भी गलत हो गया। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, चौथा सही होगा। F1 and F2 are two vectors of equal magnitude f such that F1 dot F2 equal to F1 cross F2. Then mod F1 plus F2. अब देखो mod F1 plus F2 एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ा जाए और मॉड ले लिया जाए, इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ा जाए और मॉड ले लिया जाए, इसको आर कहते हैं। तो ये आर निकालना है, और आर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, लिखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी ये आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, एफ स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, एफ आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये इतना आंसर आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थीटा नहीं पता। थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच का एंगल, वो नहीं पता हम लोगों को कितना है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एंगल सॉल्व करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है F1 डॉट F2 इक्वल टू F1 क्रॉस F2। F1 डॉट F2 का मतलब F1 F2 कॉस थीटा, और मॉड F1 क्रॉस F2 का मतलब F1 F2 साइन थीटा। कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा 1 हो जाएगा, तो इसका उल्टा टेन थीटा भी 1 हो जाएगा। और टेन कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। तो 45 यानी एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी F1 और F2 के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। पुट कर देते हैं, यही करना था। पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा F अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अंदर भेज देंगे तो यह आएगा 2 प्लस 2 बाई रूट 2 यानी रूट 2। और इस हिसाब से सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। A and B are two vectors expressed as A इतना and B इतना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B। A और B के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो, और वो जो तीसरा वेक्टर है उसको C मान लेते हैं, तो वो A के भी परपेंडिकुलर हो और वो B के भी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों के परपेंडिकुलर एकदम आसान सा केस है, वैसे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आसान केस है। ए वेक्टर में देखो IJ है तो ये XY प्लेन में है ए वेक्टर, और बी वेक्टर में भी IJ है तो ये भी XY प्लेन में है। जब ए और बी दोनों वेक्टर XY प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अब XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, Z, यानी वो तीसरा वेक्टर Z डायरेक्शन में होगा, और Z के लिए k कैप यूज होता है, तो तीसरा वेक्टर k कैप होगा। मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो 1 k कैप होगा, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। C का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ, सॉरी ये पढ़ाया है क्लास में, A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B। ये यूनिट वेक्टर होता है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला।
ए प्लस बी प्लस सी 0 है, देन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 है, और आपसे कह रहे हैं ए क्रॉस सी बताइए। तो ए क्रॉस सी निकालना है तो हम क्या करें, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें सी, इधर भी क्रॉस सी कर दिया उधर भी क्रॉस सी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस सी क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, ए क्रॉस सी, तो जब क्रॉस सी करेंगे तो ए को ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ए क्रॉस सी, फिर बी का सी के साथ करेंगे तो बी क्रॉस सी, फिर सी का सी के साथ करेंगे तो सी क्रॉस सी, और ये तो 0 था 0 ही रहेगा। सी क्रॉस सी भी आपको पता है 0, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब ये आया ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। आपको ए क्रॉस सी चाहिए, तो ए क्रॉस सी आएगा माइनस बी क्रॉस सी, और इसमें माइनस में ऑर्डर पलट देते हैं तो माइनस हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है, नीट 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, और हमसे कहा जा रहा है, ये फॉर्मूला दिया है, वी बी सब दिया हुआ है, फोर्स दिया है, वी दिया है, चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है कितना होगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने का। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से एक बात क्लियर है कि जब दो चीजों के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा आता है तो ये तीसरा इन दोनों के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब ये भी हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करा दो। अब इसका एक तरीका ये है कि हम F का बारी बारी से सबके साथ डॉट प्रोडक्ट चेक करें, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो चेक करके देखो, पहले F का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, फिर 2 वाले के साथ, 3 वाले के साथ, 4 वाले के साथ, जिसके साथ 0 आएगा वही आंसर होगा। तो करा के देखोगे तो सेकंड वाले के साथ 0 आएगा, करा के देखो। इसमें I के साथ 4 है, इसमें -6 है, तो 4 इंटू -6 क्या होगा, -24। इसमें J के साथ -20 है, इसमें -6 है, -20 और -6 प्लस 120। क्या कराना है, समझ में आ रहा है ना। F का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब कराते हैं तो I वाले को I वाले से, J वाले को J वाले से, K वाले को K वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। +12 का -8 से करेंगे तो -96। अब ये -96 -24 -120 और +120 मिलाकर कितना हो जाएगा, 0। तो F का सेकेंड ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और हमें मालूम है कि अगर F और B परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना ही चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन यहां सही आंसर हो जाए। लेकिन ये प्रॉपर तरीका क्वेश्चन को करने का नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन अगर थोड़ा ढंग से बनाया जाता तो इसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे दे देते जिसमें डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता। मान लो इसमें, जैसे इस वाले में चारों में से केवल एक ही में आएगा डॉट प्रोडक्ट 0, आप चेक करके देखिएगा। लेकिन मान लो इसमें 2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता, 4 के साथ भी 0 आता, 1 के साथ भी 0 आता, 3 के साथ भी 0 आता, तब तो ना चल पाता पता ऐसे, तब तो कौन सा आंसर होगा पता ना चल पाता। तो प्रॉपर तरीका ये नहीं है करने का, प्रॉपर तरीका ये है इसको करने का कि आप इस फॉर्मूले को यूज करो। इसमें Q1 दिया है तो 1 ले लो, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करो। V आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i + 4j + 6k, और B आपको दिया हुआ है BI + BJ + B0k। ये अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर भी IJ के फॉर्म में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हो, कर लोगे।
और एफ भी किस फॉर्म में दिया है आपको क्वेश्चन में, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब एफ इक्वल टू ये सॉल्व होकर आएगा, जब दो वेक्टर बराबर लिखे होते हैं तो आई के कोफिशिएंट को एफ के आई कोफिशिएंट के साथ इक्वल करा देंगे। जे वाले को जे के साथ इक्वल कराएंगे, के वाले को के के साथ। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? एफ की वैल्यू रख दो यहां पर, एफ की वैल्यू रखो। एफ कितना दिया हुआ है? एफ आपको दिया है 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये एफ दिया हुआ। अब जब आंसर आएगा तो यहां जो i के साथ आएगा वो इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो j के साथ आएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो k के साथ आएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। उससे b और b0 की वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी, है ना। वो प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। यहां तो बाई चांस ऑप्शन जो कि अच्छी तरह से बनाए नहीं गए हैं, तो इसलिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डॉट प्रोडक्ट से, तो वो आंसर हो जाएगा। फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आया। अब इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं तो छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो, तो कह रहे हैं सेट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन इन ईच ऑप्शन ऑफ लिस्ट 1 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहले में ए बी ऐसे दिए हैं। अच्छा, यहां ए कैप लिखा है, यहां बी कैप लिखा है। ए कैप बी कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये टेल टू टेल जुड़े हैं, तो इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, है ना। उधर तरफ इनके ऑप्शंस दिए हैं रिजल्टेंट वगैरह के। पहला ऑप्शन दिया है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सम का मतलब जोड़ना, लेकिन वेक्टर को जोड़ना है तो वेक्टर के केस में सम का मतलब रिजल्टेंट होता है। तो यहां सम का मतलब रिजल्टेंट, यानी वो कह रहे हैं रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर आ जाए। तो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर किस में आ रहा है देखो, यहां पहले वाले में ए कैप बी कैप है। ए कैप बी कैप का मतलब एंगल 120 डिग्री है। ए कैप भी यूनिट वेक्टर है, बी कैप भी यूनिट वेक्टर है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। हमने पढ़ा है ये चीज कि अगर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट भी इन दोनों के इक्वल हो जाता है। ये पढ़ा हम लोगों ने प्रॉपर्टी। यहां ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी 1 के बराबर होगा। यानी इस केस में रिजल्टेंट पक्का 1 आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, और 1 आएगा, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो ए से 1 मैच कर जाएगा, यानी ए से 1 मैच करेगा। अब देख लो ए से 1 किसमें किसमें है। अच्छा, ए से कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ए से 1 मैच करा, और कुछ मैच कर सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज √2। दो वेक्टर्स का सम का मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट √2 इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो 1 आएगा। रिजल्टेंट हैज ए पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। कह रहे जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन ए कैप के डायरेक्शन में है। पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी एक कंपोनेंट जो है ए कैप के डायरेक्शन में है। देखो यहां रिजल्टेंट ए कैप के डायरेक्शन में नहीं आएगा। यहां जब दो वेक्टर 120 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच में जाएगा, ए कैप के डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो 1 2 3 में से केवल 1 मैच कर रहा है ए के साथ, 2 और 3 नहीं कर रहे हैं। 4 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इज 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखो ए कैप और बी कैप में 120 डिग्री का एंगल है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। डॉट प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है, तो ए से 4 भी मैच नहीं करेगा। दूसरे में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। करें इनके सम का मैग्नीट्यूड मतलब इनको जोड़ो, तो जैसे पहले केस में ए कैप और बी कैप को जोड़ा, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, और फिर इनको घटाया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, और कह रहे हैं दोनों बराबर हो। यहां बराबर नहीं आ सकते क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और जब घटाएंगे तो एंगल 120 डिग्री है, तो 1 नहीं आ सकता। तो इसलिए ये चौथा पांचवा भी गलत हो गया। तो ए से केवल 1 मैच कर सकता है, ओनली 1 मैचेस विद ए। फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में ए का 1 दिया है।
इसमें ए का 1 है, इसमें भी ए का 1 है, इसमें ए का 1 और 5 है, तो 2 गलत हो गया, 4 तो वैसे भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन होगा। अब इसमें बी मैच करा के देख सकते हो, सी मैच करा के देख सकते हो, डी मैच करा के देख सकते हो। बी में बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे, सी में भी बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे, डी चेक कर लेते हैं। डी वाले में देखो ऐसे बना है, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा इनका वो होगा √1² प्लस 1² 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट √2 होगा। अब चेक करते हैं। पहला आंसर है रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर होगा, वो नहीं होगा, तो डी में 1 मैच नहीं करेगा। रिजल्टेंट √2 होगा तो 2 मैच कर जाएगा, डी से 2 मैच कर गया। समझ आ रहा कैसे? रिजल्टेंट √2 आया, यहां लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मैग्नीट्यूड ऑफ सम का मतलब ही रिजल्टेंट √2, तो मैच कर रहा है सेकंड ऑप्शन। थर्ड में कह रहा है रिजल्टेंट हैज ए पॉजिटिव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, रिजल्टेंट का ए कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, यहां नहीं हो सकता ना इस ऑप्शन में। देखो बी नीचे की तरफ है, ये इधर है, इनका रिजल्टेंट लेंगे तो कंपोनेंट इस तरफ आएगा ना रिजल्टेंट, तो इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक भी मतलब एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स में है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई में है, इसमें कह रहे हैं पॉजिटिव कंपोनेंट, तो ये नहीं मैच करेगा। चौथा है डॉट प्रोडक्ट 0 हो, डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब 90 डिग्री पर होते हैं, और ये 90 डिग्री पर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। सम ऑफ द टू वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन, सम और डिफरेंस बराबर हो, तो देखो सम इनका क्या होगा? सम होगा ए कैप प्लस बी कैप, और डिफरेंस क्या होगा? ए कैप माइनस बी कैप। और ये तुम जानते हो दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके एस के बराबर होता, सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। ये आर लिखा है और ये एस लिखा है, ये तभी बराबर होते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है। चेक कर लो, आर निकालो, क्या आएगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? √a² प्लस b²। ये निकालो, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? √a² प्लस b², दोनों में बराबर आ रहा है। वैसे भी ये कॉमन सी बात है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर होते हैं जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन भी इससे मैच करेगा, तो फिफ्थ भी मैच करेगा। तो डी से कौन कौन मैच कर रहे हैं? 2, 4, 5, तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। चेक करो, सही ऑप्शन है फर्स्ट, है ना? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैच हो जाएगा। आगे बढ़ें, और जब एक मैच हो गया बाकी जरूरत ही नहीं करने की। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर पे पूरा सोचना करना, क्योंकि मल्टीपल मैचिंग है ना, इसमें एक से कई कई मैच कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, और जरा सी गलती होगी तो गलत हो जाएगा, तो इसको घर पे पूरा सॉल्व करना। ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड v, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है कांस्टेंट स्पीड v से। कांस्टेंट स्पीड v से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट टर्न्स बाय एंगल 120 डिग्री। बॉडी 120 डिग्री से टर्न कर गई, मतलब यहां आ गई, ये एंगल 120 डिग्री दिया ऐसे, और स्पीड तो कांस्टेंट है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये कौन सी हो गई? फाइनल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब vf माइनस vi। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज किसके साथ लिखा है? वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी वेक्टर है, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फिर इसका भी क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, तो मॉड ले लेंगे। क्लास में बहुत कई बार प्रैक्टिस कराई इसकी, बहुत समझाया है ये। इसी को हम एस के नाम से जानते हैं, जब एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाते हैं मॉड ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं एस, सब्ट्रैक्शन वाला केस, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा।
लेकिन अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो यही फॉर्मूला हो जाता है 2a sin थीटा बाई 2। यहां a की जगह v आ जाएगा जो कि वेक्टर v दिया है, तो 2v, और एंगल 120 डिग्री दिया है तो 120 बाई 2, तो यह आएगा 2v साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा v√3। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, P क्रॉस Q, इधर ऑपरेशन लिखे उधर एंगल बताना है। तो कह रहे हैं P क्रॉस Q 0 है, तो मैं मालूम है P क्रॉस Q होता है PQ साइन थीटा। P क्रॉस Q होता है PQ साइन थीटा, और ये 0 है। ये तभी 0 होगा जब थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो यहां दो ऑप्शन मैच करेंगे, 2 वाला और 4 वाला। तो A से मैच करेगा 2 और 4। सेकेंड ऑप्शन में 1 दिया है, ये गलत है। थर्ड फोर्थ में 1 दिया है, ये गलत है। थर्ड में 2 दिया है, ये गलत है। 2 और 4 दोनों मैच कर रहे हैं, ऐसा केवल फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे ऐसे ही चेक करना है, कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पूरा करना घर पे। अब हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे करे हुए केसेस हैं, पीछे कर चुके हैं, आज टेस्ट में ही आ चुके हैं सारे क्वेश्चन पीछे, बाकी कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, कौन सा वेक्टर है। तो देखो किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर ग्रेडियंट लग जाता है तो वो वेक्टर हो जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, ग्रेडियंट लगा दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट वेक्टर हो गई, है ना। टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया तो वेक्टर हो जाएगा। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है ना। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3, तो एंगल बिटवीन 2a एंड -3। आपको पता है अगर ए और बी में एंगल π/3, मान लो ए इधर है और बी इधर है, और ये एंगल π/3। आप कह रहे हैं 2a और -3b, तो 2a का मतलब है a को डबल कर दें, ये 2a हो गया। और -3b का मतलब है b को 3 गुना करें और पलट दें। माइनस का मतलब पलट दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो b को पलट दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया, ये -3b हो गया। अब इनके बीच का एंगल टेल टू टेल जुड़े हैं तो एंगल ये वाला होगा। पूरा π/3 है तो ये कितना होगा, पाई माइनस π/3। आंसर आएगा 2π/3। और वैसे भी बताया अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर दिया, किसी एक को, तो एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। दोनों को माइनस कर दिया तो एंगल वापस थीटा हो जाएगा, है ना। सही है, तो आंसर होगा इसका 2π/3, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो ऐसे ही है, कर ही लोगे मेरे ख्याल से। और अब जैसे इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन चेक करें, तो जो सब में अलग हो वो चेक करो। जैसे ए इसमें 4 है और इसमें भी 1 1 है और 3 है, जो सब में अलग हो। तो ए 4 और किसी में नहीं दिया, लेकिन 1 1 दो में आ गया। बी 1 है, B1 ये भी 2 में आ गया। C2 C3 C2 C4 D3 D2 D4 D4 चेक करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, करना जानते हो, कर लोगे। ये वाला तो कर लोगे मेरे ख्याल से आसानी से, इसमें कुछ बताने लायक नहीं। ए डॉट बी चेक करते हैं पहले, आसान है। 2 को 1 से किया तो 2 आएगा, 3 को 2 से किया 6 आएगा, और -1 को 2 से किया तो -2 आएगा, तो ये आएगा 6। ए डॉट बी 6 आ रहा है। सी से 2 मैच कर रहा है, सी से 2 फर्स्ट ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड नहीं हो सकता और थर्ड नहीं हो सकता। डी चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी जोड़ो, जोड़ोगे तो 2i में i जुड़ा 3i हुआ, j में j जुड़ा तो 5j हुआ, और -k में +2k जुड़ा तो k हुआ। मॉड लोगे इसका तो यह आएगा √3² + 5² + 1²। ये 25 होगा, ये 9 34 हो जाएगा, प्लस 1 35, √35 आएगा। तो डी से 3 मैच करेगा। डी से 3 फर्स्ट में मैच कर रहा है, तो पहला सही ऑप्शन है।
तो फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में देख लो, अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो क्यों टाइम खर्चा करोगे बिना मतलब, जब सब में अलग अलग ऑप्शन है तो जो आसान ऑप्शन है वो चेक करो। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, नॉट द वेक्टर, नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी चेक करते हैं। टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन यहां मान लेंगे फ्लक्स वेक्टर नहीं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाए, है ना। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला जब लिखते हैं 12th में तो ये फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये आता है, और जहां भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आंसर कैसा होगा, स्केलर, तो फ्लक्स इज स्केलर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं, पहला है एंगल बिटवीन टू लीनियर कोलिनियर वेक्टर्स मस्ट बी 0 डिग्री, कह रहे हैं दो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल मस्ट बी 0 डिग्री, मस्ट गड़बड़ कर रहा है, कोलिनियर ये भी हैं और कोलिनियर ये भी हैं, यहां एंगल 0 डिग्री होगा लेकिन यहां एंगल 180 डिग्री होगा, तो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या 180 कुछ भी हो सकता है, यहां लिखा मस्ट बी 0 डिग्री, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में बी 3π/2 रेडियन, कह रहे हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 3π/2 रेडियन हो सकता है, नहीं हो सकता, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा, पाई से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसी ट्रेडिशन है, ऐसा परंपरा है कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में ही डिफाइन करते हैं, तो उस परंपरा के हिसाब से एंगल पाई से बड़ा नहीं हो सकता, और यहां एंगल 3π/2 दिया है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो सही ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मैच द फॉलोइंग टेबल, फिर मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है कंपोनेंट के लिए। पहला अलोंग वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जो जे के साथ लिखा है वो वाई कंपोनेंट है, जो आई के साथ लिखा है वो एक्स कंपोनेंट है, जो के साथ लिखा है वो जेड कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट इसका पूछ रहे हैं क्या होगा, वो 4 होगा, तो वाई कंपोनेंट 4, तो ये हो जाएगा, ए से 2 मैच करेगा, और ए से 2 एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना, सेकंड ऑप्शन, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाकी चेक कर लेना उसी तरह से। मैच द स्टेटमेंट्स इन गिवन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच करना है। पहला दिया है मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ, तो ए इक्वल टू बी, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू ए, मॉड ए प्लस बी, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ा जाए, मॉड लगा लें तो वो रिजल्टेंट आर को डिनोट करता है, तो ये बात हो रही आर की, और आर किसके बराबर दिया है, ए के, ए और बी आपस में बराबर है, आर ए के बराबर है, इसका मतलब यहां से हम समझ गए आर ए और बी तीनों बराबर होते हैं, और तीनों बराबर केवल किस एंगल पे होंगे, 120 डिग्री के एंगल, ये प्रॉपर्टी बताई पीछे अभी कि आर ए और बी तीनों इक्वल होते हैं जब एंगल 120 डिग्री होगा, तो ए से सीधा मैच करेगा 2, ए से 2 मैच करेगा, तो इससे 2 मैच करेगा। अब ए का 2 केवल 2 ऑप्शंस में है, तो तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, बी मैच कर लो, बी 1 है उसमें 3 है, बी मैच करो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 4 न्यूटन में बी, दो फोर्स दिए हैं, एक 8 न्यूटन का है, एक 4 न्यूटन का है, पूछ रहे हैं इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी आर कितना हो सकता है। तो तुम्हें पता है कि जब 8 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट निकालना है तो एंगल पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम रेंज लिख सकते हैं, हम कहेंगे इनका जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में लाई करेगा,
मतलब जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 से 12। 4 से छोटा नहीं हो सकता और 12 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 8 और 4 का रिजल्टेंट कुछ भी एंगल हो 4 से 12 के बीच में आएगा, 4 से 12 के बीच में। तो कह रहे हैं रिजल्टेंट क्या हो सकता है 4 से 12 के बीच में। तो देखो 90 और 180 तो वैल्यू ही नहीं है, तो डिग्री में लिखे हैं। 12 और √14 में से एक होगा, तो 12 और √14 में से कह रहे हैं क्या हो सकता है, तो √14 निकालोगे तो ये भी जो है 16 का √4 होता है, आपको पता है 16 का √4 होता है, तो 14 का √4 से तो कम ही होगा, और रिजल्टेंट 4 से 12 के बीच में आना है, तो ये 4 से कम है तो ये हो नहीं सकता, तो 12 ही सेटिस्फाई करेगा। तो बी से मैच करेगा 3, और बी से 3 केवल सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, है ना। सरफेस एरिया कैन बी ट्रीटेड एज, आपको पढ़ाया गया है एरिया, जैसे कहीं पर जैसे गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, फ्लक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर एरिया को वेक्टर लेते हैं। नॉर्मली मैथ्स में एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो एरिया को वेक्टर स्केलर दोनों की तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, बोथ 1 and 2। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले। असर्शन है इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब डी थीटा टाइप का, इसका मतलब इतना छोटा कि जिसको हम डी थीटा टाइप से लिख सकते हैं, वो इनफाइनाइटेसिमल। और ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होता है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही। दूसरा स्टेटमेंट है इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। अब ये कैसे हो सकता, अगर वो वेक्टर है तो पक्का है वेक्टर लॉज को ओबे करना पड़ेगा, इसमें करें डज नॉट ओबे, तो ये गलत है। जब वो वेक्टर है तो वेक्टर लॉज को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, तो स्टेटमेंट 1 सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स में कितने मिनिमम वेक्टर हो सकते हैं जिनका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो ये एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे अभी, और आंसर होगा 4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज मे बी इन इक्विलिब्रियम, कह रहे इसमें से किसका रिजल्टेंट, इक्विलिब्रियम का मतलब किनका किनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, किनका किनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो रिजल्टेंट 0 है कि नहीं पता लगाने के लिए क्या तरीका बताया आपको, सबसे बड़ा जो है उसको अलग कर लो, सबसे बड़ा इसमें 5 न्यूटन है, बाकियों को जोड़ो, तो 3 और 1 को जोड़ो 4 आ रहा है। अगर बाकियों को जोड़ने पर सबसे बड़े वाले को अलग कर लें और बाकियों को जोड़ने पर वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आए या बराबर आए, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। छोटा आ जाए तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। तो 3 और 1 जोड़ो 4 आएगा, और ये 5 से छोटा है, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा 6 है, 5 और 3 जोड़ो 8 आ रहा है, और ये 6 से बड़ा है, रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा 9 है, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 9 से छोटा है, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा 16 है, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आएगा, 16 से छोटा है, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो केवल सेकेंड ऑप्शन में रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है, सही ऑप्शन होगा सेकेंड, है ना। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सीधे हमने पढ़ा है, r डॉट ए अपॉन ए, वेक्टर r का प्रोजेक्शन वेक्टर a पर, ये सीधा फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। वेक्टर r उसको कहेंगे जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर a उसको कहेंगे जिस पर निकालना है, वैल्यू रख दो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन नीचे a का मैग्नीट्यूड, तो √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 8/√5 आंसर है, सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, तो थर्ड इज द राइट आंसर।
है ना। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग i प्लस जे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ये अलोंग नहीं होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर i प्लस जे अलोंग 2i माइनस। कंपोनेंट के लिए भी आपको बताया गया, जिसके कंपोनेंट निकालने उसको r मानो, जिसके अलोंग निकालने इसको a मानो, ये a होगी, है ना। अब कंपोनेंट होता है r डॉट a अपॉन a स्क्वायर इंटू वेक्टर a। जिसके कंपोनेंट निकालने उसको r मानोगे, जिसके अलोंग निकालने उसको a मानोगे, वैल्यू रख दो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो 1 इंटू 2 2 आएगा, और 1 इंटू -1 -1 आएगा। नीचे a का मैग्नीट्यूड लेना है, √5 आएगा, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे, और बाहर वेक्टर a लिख देना। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 5 आएगा, बाहर आएगा 2i माइनस जे। तो आंसर होगा 2i माइनस जे बाई 5। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a इज पाई रेडियन। बिल्कुल सही है। a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a से ऐसे इक्वल होता है, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a क्रॉस b। इसका मतलब b क्रॉस a क्रॉस b के अपोजिट होता है। तो b क्रॉस a क्रॉस b के अपोजिट है, तो मतलब एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा रीजन में लिखा भी है b क्रॉस a माइनस a क्रॉस b के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर होगा फर्स्ट, है ना। तो ये आपका पेपर खत्म हुआ। अब आपका काम क्या है, घर जाकर इसको दोबारा, घर पे आप इसको दोबारा, जो पेपर आपने देखा इसमें अगर क्वेश्चन आपने लेंदी अप्रोच से किया है तो डायरेक्ट करना, जो उसकी प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन में खास बातें आपको नहीं पता थी, वैसे तो सब क्लास में बताई गई, नहीं पता थी तो उनके नोट्स बनाओ, टेस्ट पेपर के एनालिसिस करो, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो क्यों गलत हुए हैं, किस तरह की सिली मिस्टेक्स कितनों में हुई है, जल्दबाजी की वजह से कितने गलत हुए हैं, बबल कितनों में गलत भरा है, फॉर्मूला गलत था, कॉन्सेप्ट गलत था, किस किस क्वेश्चन में किस टाइप की गलती हुई है वो पता करो। और पूरे पेपर को दोबारा एक बार अच्छी तरह से देखने के बाद सॉल्व कर लो, असाइनमेंट की तरह करो। अब टेस्ट की तरह दिया था, अब असाइनमेंट की तरह करो, है ना। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में। थैंक यू।